रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले आज पूरे मुल्क में छठ पूजा का त्यौहार मनाया जा रहा है। मैं तमामी बिरादरान वतन को छठ पूजा का दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। दूसरी अहम बात, आज 11 नवंबर है। मुल्क के सबसे मुअज़्ज़ज़ शख्सियत, हिंदुस्तान के पहले वज़ीर तालीम, फ्रीडम फाइटर, स्वतंत्र सेनानी, मुजाहिद आज़ादी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैहि का यौम पैदाइश है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, यूपीए की सरकार 2 ने 2008 में आज के दिन को नेशनल एजुकेशन डे के तौर पर मनाने की इजाज़त दी है और उन्हें रिकॉग्नाइज किया आज को कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब की जन्मदिन को, उनकी यौम पैदाइश को हम लोग पूरे देश में गवर्नमेंट में यौम तालीम के तौर पर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, नेशनल एजुकेशन डे, कौमी यौम तालीम के तौर पर हम लोग मनाएंगे। तो मैं सबसे पहले यूपीए 2 की सरकार को भी मुबारकबाद देता हूं और आज हिंदुस्तानी दुनिया के जिस कोने में भी रहते हैं, आज पूरी दुनिया में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह का यौम पैदाइश और नेशनल एजुकेशन डे मनाया जा रहा है। उन तमामी लोगों को मैं मुबारकबाद पेश करता हूं। आज हम लोग वार्ड नंबर 65 के ब्राइट स्ट्रीट शमसुल हुदा रोड क्रॉसिंग के कोने पर ये स्ट्रीट कॉर्नर मीटिंग हो रही है। इस मीटिंग के ऑर्गेनाइजर रूहे रवा गुलाम जाहिद साहब की मेहनत व मशक्क़त का नतीजा है। वो कौम के हमदर्द है, उन्हें पता है कि सबसे ज़्यादा कौम में अगर किसी चीज़ की कमी है तो तालीम की कमी है। इसलिए उन्होंने अपने महबूब रहनुमा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब की यौम पैदाइश मनाने का कष्ट किया है। साथ साथ लोगों को ये जहन देने की भी कोशिश की है कि आज यौम तालीम है, कौम किधर जा रही हो। बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज हम लोग न जाने कितने खानों में बढ़ चुके हैं। मिल्ली एतबार से भी, तालीमी एतबार से भी, सियासी एतबार से भी। क्यों मैं बोल रहा हूं? अगर यही कोई सियासी मंच होता तो पूरी 65 नंबर और 64 नंबर की अवाम सामने में खड़ी रहती। मैं मना नहीं कर रहा हूं कि तुम राजनीति नहीं करो, मैं रोक नहीं रहा हूं कि तुम नेतागिरी नहीं करो, मैं तुम्हें डरा नहीं रहा हूं पॉलिटिक्स करो, मगर राजनीति करने से पहले, नेतागिरी करने से पहले, पॉलिटिक्स करने से पहले मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जैसी सियासतदान दूरअंदेश की जिंदगी को समझो, पढ़ो, उन्होंने किस तरीके से राजनीति की थी। राजनीति करने के लिए हिंदुस्तान में आया हो। हिंदुस्तान के सबसे यंगेस्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हुए, ये फख्र की बात है। और सबसे लंबे दिनों तक इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदर रहे, ये भी फख्र की बात है। तुम राजनीति किससे सीख रहे हो? अगर मौलाना से राजनीति सीखना चाहते हो तो मौलाना की जिंदगी को पढ़ना होगा, उनकी जिंदगी पर नजर रखना होगा कि मौलाना ने सियासत की पेचीदगियों को किस तरीके से हल किया है और इस देश को अंग्रेजों की गुलामी से किस तरह आजादी दिलाई थी। मगर अफसोस हो रहा है, आपके पास विजन नहीं है, आपके पास लक्ष्य नहीं है, आपके पास तैयारी नहीं है कि आपको एमएलए कैसे बनना है, एमपी कैसे बनना है, मिनिस्टर कैसे बनना है, चीफ मिनिस्टर कैसे बनना है। इसलिए कि आपकी सोच सिर्फ और सिर्फ वार्ड काउंसिलर तक रह गई है। मैं सोच से ऊपर उठने के लिए आपके दरमियान में आया हूं। मैं सियासी बेदारी लाने के लिए आपके दरमियान में आया हूं। मैं तालीमी बेदारी लाने के लिए आपके दरमियान में आया हूं। मैं इत्तेहाद हिंदू मुस्लिम
भाईचारे के इत्तेहाद लेकर के आपके सामने में आया हूँ। मगर इस सारी चीज़ों को समझने के लिए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब की ज़िंदगी को पढ़ना होगा, उनकी ज़िंदगी को समझना होगा कि हर चौराहे पर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने किस तरीक़ा से लोगों की रहनुमाई की है, क़यादत की है, देश की भी रहनुमाई की, मिल्लत की भी रहनुमाई की। ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की ज़ात है। मगर अफसोस कि साथ कहना पड़ रहा है, इतनी बड़ी आबादी है, लोगों को पता भी नहीं है कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कौन थे, इनकी क्या कुर्बानियाँ हैं, इनकी क्या सेक्रीफाइसेस हैं। बहुत लोग जानते भी नहीं है। जानने की जरूरत है, मनाने की भी जरूरत है। अगर आप माइनॉरिटी लीडर हो तो आप पर फर्ज बनता है, आप पर ड्यूटी आयद होती है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जैसी कदावर शख्सियत के जमे पैदाइश को जरूर मनाओ। अगर मौलाना आज़ाद के जमे पैदाइश को आप मनाओगे तो आपका कद बुलंद होगा, मौलाना का कद बुलंद नहीं होगा। इसलिए कि आप अपने आप को मौलाना के साथ जोड़ रहे हो। क्या मोहतरम, मैं गलत बोल रहा हूं? यह करना होगा। मगर हमारे यहाँ अवेयरनेस नहीं है, बेदारी नहीं है, जागरूकता नहीं है। आप बोलते हैं हमें टिकट नहीं मिलता है, हमें पार्टी टिकट नहीं देती है। आप अपने आप को लायक बनाओ, कौम की रहनुमाई करो। आज कौम की रहनुमाई की जरूरत थी। आज पूरे वार्ड में जश्न मनाने का दिन था। आज पूरे वार्ड को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की उनके असूलों से, उनकी तस्वीर को, आज़ादी की लड़ाई को तस्वीर से पूरे वार्ड को सजा देने की जरूरत थी। आपको क्यों लोग नहीं सम्मान देंगे? मगर आपका विजन कुछ और है, आपकी सोच कुछ और है, आप जाना कहीं और चाहते हैं। इसलिए कि जिस तरीका से भगवा रंग, जिस तरीका से आरएसएस, हिंदू महासभा के लोग ये चाहते हैं मुसलमानों को सियासत से दूर रखना है, और वो कहीं ना कहीं कामयाब होता हुआ वो नजर आ रहा है। तो ऐसी सूरत हाल में हमें समझना होगा, हमें राजनीति करनी है, सियासत करनी है तो बहुत ईमानदारी के साथ करनी है। उसमें 1% भी बेईमानी नहीं होनी चाहिए। मौलाना को जिंदगी को पढ़िए, पंडित जवाहरलाल नेहरू की जिंदगी को पढ़िए, महात्मा गांधी की जिंदगी को पढ़िए, हजरत महानी की जिंदगी को पढ़िए, सुभाष चंद्र बोस की जिंदगी को पढ़िए, विद्यासागर की जिंदगी को पढ़िए। ये आपके फ्रीडम फाइटर्स थे, ये आपके मुजाहिदीन आज़ादी थे। देश की आज़ादी में कितनी बड़ी कुर्बानी दी है। मगर अगर याद कीजिए, हिंदुस्तान की जंग आज़ादी जब लड़ी जा रही थी, कमो बेस 11 साल मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जेल में गुजारे। क्यों जेल में गुजारे? इसलिए कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ये वही कलकत्ता की सरजमीन है, ये वही कलकत्ता है। तो सबसे पहले मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने अल हिलाल की शुरुआत, न्यूज़पेपर, उर्दू न्यूज़पेपर अल हिलाल की शुरुआत 1912 में कलकत्ता से किया था। अल हिलाल का मकसद था हिंदू मुसलमानों के दरमियान में देशभक्ति और मुहिब्बे वतन पैदा करना, और देश के अंदर, लोगों के अंदर जंग आज़ादी की शमा जलाना उनका मकसद था, उनका एम था। और अंग्रेज़ों को खिलाफ लोगों को बेदारी लाना उनका मकसद था। और लोग अल हिलाल के मज़ामीन पढ़ के, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के एडिटोरियल पढ़ करके लोग बेदार हो रहे थे, लोग जागरूक हो रहे थे। अंग्रेज़ों के खिलाफ लोग लड़ने के लिए दो हाथ करने के लिए तैयार हो रहे थे। ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की ज़ात है। और यही मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जब अल हिलाल आगे चलने लगा, हिंदुस्तान की जनता की, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबकी पहली पसंद अल हिलाल अखबार, अल हिलाल अखबार हो चुका था। तो अंग्रेज़ों के जहन में खटक रहा था, तो अल हिलाल को भी बंद कर दिया गया, अंग्रेज़ों ने इसका सील कर दिया। मगर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की ज़ात थी, उनको पता था उनका एम क्या है। उनका एक ही एम था, एक ही मकसद था, इस देश को अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ादी दिलाना है। इसलिए अपने नाम के आखिर में आज़ाद लगा लिया था। मैं उस वक्त तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक इस मुल्क को आज़ादी नहीं दिला दूं। आखिरकार हमारा प्यारा मुल्क हिंदुस्तान 15 अगस्त को आज़ाद हो गया, और आज़ाद हिंदुस्तान का ख्वाब मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने अपनी नज़र को आंखों से देखा। ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की ज़ात थी, ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की शख्सियत थी। फिर उसके बाद
ये अखबार अल हिलाल को बंद कर दिया जाता है। दूसरा अखबार वो निकालते हैं अल बिलाद को भी 2016 में इसको भी बंद कर दिया जाता है। इनका भी मोटो एक ही रहता है, हिंदुस्तानियों के दरमियान में देशभक्ति देश प्रेम जगाना है, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने की सलाहियतें पैदा करना है। लोग नौजवान उनके आर्टिकल पर करके रास्ते में खड़े हो जाते थे, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ते थे। मकसद ये था लोगों के दिल में प्रेम पैदा करना, आज़ादी की लड़ाई लड़ने के लिए। उनको भी खत्म कर दिया गया, मगर एम है, मकसद है। तो मेरी ये चीज तारीख के पन्नों से ये बात मैं आपके सामने में इसलिए बयान कर रहा हूँ, जितने भी पॉलिटिशियन हज़रात जो भी सियासतदान इस हल्के में रहते हैं वो अपने जिंदगी का मकसद बनाए। उन्हें एमएलए बनना है, एमपी बनना है या मिनिस्टर बनना है, तो अपनी जिद्दोजहद से, अपने स्ट्रगल से कभी भी पीछे नहीं हटे। कंटिन्यू समाज के लिए, मिल्लत के लिए, देश के लिए, मुल्क के लिए, अवाम के लिए खड़े रहे, बना की जिंदगी को पढ़ते रहे और इंशाअल्लाह कामयाबी आपकी खरत चूमेगी जब मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब को अपना लीडर, अपना रहनुमा चुन लोगे। ये बातें हैं। याद कीजिए, दिल्ली में कांग्रेस की बैठक हो रही थी, गांधी जी, मला, पंडित जवाहरलाल नेहरू, तमाम लीडरान बैठक में बैठे हुए थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब उस नशिश की, उस कॉन्फ्रेंस की सदारत फरमा रहे थे। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने क्या कहा था, ये वो जुमले हैं जो आब हयात से लिखने के काबिल है। मैं आपके जहन में जो धूल पड़ गया है उस धूल को साफ करने के लिए आया हूँ, मैं बताने के लिए आया हूँ। और सुन लीजिए, और कोई आरएसएस का आदमी, हिंदू महासभा का आदमी जब हिंदू मुसलमान को बांटने की कोशिश करेगा, हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट मांगेगा, तो मौलाना अबुल कलाम की यह बात जरूर सुना दीजिएगा। क्या वो जुमले थे, क्या कोड था, मैं सुना रहा हूँ। अगर एक फरिश्ता आसमान की बुलंदियों से, कुतुब मीनार की बुलंदियों से उतर करके नीचे आता है और वो कहते हैं कि मैं स्वराज आपको 24 घंटा के अंदर में दे दूंगा, आपको आज़ादी मैं 24 घंटा के अंदर में दे दूंगा, मगर हमारी एक शर्त है। वो शर्त क्या है? आपको हिंदू मुसलमानों के इत्तेहाद से अलग होना पड़ेगा। तो मौलाना ने क्या जवाब दिया था, तारीखी जुमले सुनिएगा, तारीख से निकाल करके आपके सामने पेश कर रहा हूँ। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था कि मुझे ये स्वराज नहीं चाहिए जो हिंदू मुस्लिम के नाम, विभाजन के नाम पर मिलता हो, हिंदू मुसलमानों की तकसीम पर मिलता हो। तो ऐसा स्वराज, ऐसी आज़ादी मुझे नहीं चाहिए। अगर ये आज़ादी मैं ले लूँगा हिंदू मुसलमान के बंटवारे पर, तो ये हिंदुस्तान का नुकसान होगा। अगर मैं ये आज़ादी अगर ये मैं आज़ादी ले लूँगा तो ये समझिए इंसानियत का नुकसान होगा। तो ऐसी सूरत में मौलाना ने कहा था, हिंदू मुस्लिम के विभाजन पर मुझे आज़ादी नहीं चाहिए। अगर तुम्हें आज़ादी देना है तो हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के नाम पर देना होगा। यह है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की ज़िंदगी। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की ज़िंदगी को पढ़िए। हिंदुस्तान के पहले वज़ीर तालीम बनाए गए। पहले तालीम बनाने के बाद आज तालीमों का भगवाकरण हो रहा है। तालीम को ज़ाफ़रानी रंग में रंगने की कोशिश की जा रही है। आरएसएस के हजारों स्कूल पूरे देश में चल रहे हैं। क्या पैदा किया जा रहा? हिंदू को मुसलमानों, जो नौनिहाल छोटे छोटे बच्चे हैं, जो कोरा कागज हैं, उनके दिलों में मुसलमानों की नफरतें पैदा किया जा रहा। तो मैं ऐसे लोगों से बोलना चाहता हूं, मेरी बात काल खोल के सुन लीजिएगा। कोई भी इंस्टीट्यूट में, कोई भी इदारे में, कोई भी स्कूल में, कोई भी कॉलेज में, कोई भी यूनिवर्सिटियों में अगर फिरके की राजनीति, अगर नफरत की पढ़ाई जाती है तो ऐसी पढ़ाई मत पढ़िएगा, इसलिए कि आपकी आने वाली नस्ल बर्बाद हो जाएगी। इसलिए कि जिसके जहन में एक बार नफरत घुल जाता है, वो नफरत कभी कम नहीं होती है। आज वो स्कूल के बच्चों के साथ नफरत करेगा, कल अपनी बीवी के साथ करेगा, अपने रिश्तेदार के साथ करेगा, पड़ोसी के साथ करेगा, इसलिए कि उसने मोहब्बत का पाठ पढ़ा ही नहीं है। तो आपको जरूरत है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह ने जो तालीम का पैमाना पेश किया था, उसमें हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबके लिए था और बताया था तालीम जो हो, उस मॉडर्न एजुकेशन हो, साइंटिफिक तालीम हो, टेक्निकली तालीम हो, वो तालीम न हो जो मजहब के बुनियाद पर दी जाती। तो ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। और जो IIT खड़गपुर देखते हैं, या ललित कला एकेडमी देखते हैं, या यूजीसी ग्रांट कमीशन देखते हैं, इस सारी चीज़ की बुनियाद
सारी चीज़ को सजाया था, सारे देश भर को सजाया था। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने हर अलग अलग सेक्टर में, अलग अलग चीज़ों में बहुत सारे साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन भी कायम किए तालीम के लिए। बहुत सारे लिसानी यूनिवर्सिटियाँ, लिंग्विस्टिक यूनिवर्सिटियाँ भी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने कायम किया था और बता दिया था आने वाला कल साइंस का दौर है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर है। तो समझते थे, दूरंदेश थे, इसलिए इस देश को इतना मजबूत कर दिया कि हमारी आने वाली नस्ल जो है आज भी मजबूत है। मगर ये भगवाकरण के लोग या आरएसएस के लोग, ये हिंदू महासभा के लोग तारीख को बदलना चाहते हैं, तालीम के सिलेबस को बदलना चाहते हैं। तो आपको हमको होशियार रहना है और बच्चों की किताबों पर भी नजर रखिएगा कि ये स्कूल में क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या समझाया जा रहा है। इसलिए कि बच्चा आपका है, औलाद आपकी है, नस्लें आपकी है, आपकी ज्यादा जिम्मेदारी बनती है उसके अंदर नफरतें ना हो, उसके अंदर इख्तलाफात ना हो। अगर उसके अंदर हो तो मोहब्बतें हो, भाईचारा हो, इत्तेहाद हो। आप इंसान हैं तो एक इंसान से मोहब्बत कीजिए। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद मुफक्किर थे, मुदब्बिर थे, मुसन्निफ थे, मुजाहिद आज़ादी थे, सब चीज़ थे, इंसाफ बर्दाश्त थे, जर्नलिस्ट थे, सब चीज़ थे। मगर उन सब से ऊपर उठ करके वो एक अच्छे इंसान भी थे। अच्छे इंसान का मानना यही है, सब कुछ पढ़ लिख लीजिएगा, अगर अच्छे इंसान नहीं होते तो सारी चीज़ें रायगा चली जाएगी, बेकार चली जाएगी। ये मौलाना की ज़ात थी। क्या हुजूर बात, ये मौलाना की ज़ात थी। अंतिम जो आज जिस मकसद के तहत